हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। लेट्स स्टार्ट। पार्टी में फायरिंग। वो दोनों लीगली हस्बैंड वाइफ है। सौमित को इस तरह से चिल्लाता देख वकील सामिर, जो कब से चुपचाप खड़े थे, वो गुस्से से आगे आते हुए बोले, धोखा धोखा मैंने दिया है तुम लोगों को, या तुम और तुम्हारे बाप ने दिया है मुझे। तुम लोगों ने इतने सालों तक मुझसे झूठ बोला कि आरवी अपनी नानी के यहाँ है, जबकि वो तो आपके पास आहुज मेंशन में थी। अब ये 2 दिन पहले भी आप लोगों ने यही कहा कि वो अपने ननिहाल में है, जबकि वो पूरे उत्तराखंड में नहीं थी। और तो और वो फोन कॉल भी फ्रॉड थी, यहाँ तक कि आप लोगों ने मुझसे ये सच भी छुपाया कि आरवी की शादी हो चुकी है। सामिर की बात सुनकर वहां मौजूद सारे लोग प्रमोद और सुमित को देखने लगे। वहीं आरवी इस तरह से किसी को गुस्सा करता देखा और भी ज्यादा डर गई, जिसके चलते वो विक्रम के और भी ज्यादा सीने में छुप गई। वहीं विक्रम लगातार उसके सर और बैग को सहलाते हुए चुपचाप सामने हो रहे तमाशे को देख रहा था। वहीं फिर वकील साहब ने आगे प्रमोद और शोमित को घूरते हुए कहा, तो अब जब उसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी थी और रियल प्रॉपर्टी पेपर्स के मुताबिक सारा कुछ उसके पति का हो चुका था, तो मैं भला फेक पेपर्स कैसे बना सकता था। इसीलिए मैंने उसकी जगह पर मैरिज पेपर्स बना दिए, जिस पर विक्रम के साइन पहले से ही मौजूद थे और अब आरवी ने भी साइन कर दिया है। तो अब वो दोनों लीगली हस्बैंड वाइफ है, जिस पर प्रमोद जी का लीगली साइन है गार्जियन के तौर पर। वो तो अच्छा हो विक्रम का, जिसने वक्त पर मुझे सब कुछ बता दिया, वरना मुझे बहुत बड़ा गो ना हो जाता। वहीं सोमित जैसे जैसे सामिर की बात सुन रहा था, उसका चेहरा गुस्से से बढ़ता जा रहा था। समीर ने जैसी अपनी बात खत्म की, तभी तुरंत सोमित ने गुस्से से अपने कमर के पीछे से गन निकालते हुए दांत पीसकर कहे, ओ ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको सच का पता चल गया। तो आपको ये भी पता होगा कि सच कड़वा होता है, जो सबसे हजम नहीं होता, और अब ये मुझसे भी नहीं होगा। कहते हुए उसने तुरंत शामिर पर गोली चल दिया। लेकिन वक्त रहते सामिर बगल होने को होता है, लेकिन फिर भी गोली उसके बाजू को चीरते हुए निकल जाती है। वहीं देखते ही देखते माहौल में तब्दीली आ गई, क्योंकि पार्टी में इस वक्त प्रमोद के आदमी भी मौजूद थे। उन लोगों ने तुरंत ही गन निकाल लिया और वहां पर फायरिंग शुरू हो गई, जिससे विक्रम ने तुरंत आरवी को आर्या को देते हुए तुरंत कुछ गार्डों के साथ उसे बाहर भेज दिया। हालांकि आरवी बिल्कुल भी जाने को तैयार नहीं थी, लेकिन विक्रम ने जबरदस्ती उसे खुद से दूर करके आर्या के साथ भेज दिया। वहीं समीर भी उन लोगों के साथ निकल गया, क्योंकि उसे हाथ में बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग हो रही था। इधर पार्टी का माहौल बिगड़ता देख सबके सब अपनी जान बचाते हुए वहां से इधर उधर भागने लगे। वहीं प्रमोद और शोमित दोनों ने तुरंत एक एक पिलर पकड़ लिया और उसके पीछे छिपते हुए विक्रम पर निशाना बनाने की कोशिश करने लगे। वहीं उनके आदमी धुआंधार फायरिंग किए जा रहे थे, लेकिन अभी वो किसी को मार पाते कि उससे पहले ही विक्रम के ट्रेंड गार्डों ने प्रमोद के सभी आदमियों को अपने एक निशाने पर लिया और एक फायर में प्रमोद के सारे आदमी जमीन पर ढेर हो गए। सबको ये एक साथ गिरता देख वहां मौजूद बाकी के मेहमान जोर से चीख पड़े। वही विक्रम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अचानक से माहौल बिल्कुल शांत हो गया। वही पिलर के पीछे खड़े प्रमोद और सुमित ने जैसे ये देखा, उनकी हालत खराब हो गई है। तभी सोमित ने खींचते हुए गुस्से से प्रमोद से बोला, व्हाट इज दिस डैड? क्या आप इन गार्डों को हमारी सेफ्टी के लिए लाए थे? अब हम बुरी तरह से फंस चुके हैं। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। उसकी ये बात सुनकर प्रमोद ने गुस्से से कहा, मेरी वजह से हुआ है या तुम्हारी वजह से हुआ है? क्या जरूरत थी तुम्हें उस वकील पर गोली चलाने की? मैं वो मामला शांति से सलटा लेता ना। खामखा गोली चलाकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। और वैसे भी जा नबूझ कर मैं गॉड्स कम लाए थे, क्योंकि मुझे लगा था कि विक्रम यहां पर नहीं आएगा। प्रमोद की बात सुनकर सोमित ने फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहा, शट अप डैड, ये ब्लेम गेम खेलना बंद करिए। अब आगे सोचिए कि करना क्या है। अभी प्रमोद इस बात का कोई जवाब दे पाते कि उससे पहले ही उन दोनों के कान में विक्रम की एक भारी आवाज आई, प्यारे ससुर जी और साले साहब, अगर आप लोगों की पंचायत खत्म हो गई हो तो आप दोनों बाहर आ सकते हैं। विक्रम की बात सुनकर प्रमोद और शोमित चुप हो गए। तभी अचानक से प्रमोद के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ गई और वो शोमित से बोले, यहां से निकलने के लिए मेरे पास एक ही रास्ता है। इस पर प्रमोद ने कोई जवाब नहीं दिया और पिलर से बाहर आते हुए सीधा विक्रम के पैरों में जा गिरा और लगभग गिरते हुए बोला, विक्रम बेटा, मुझे माफ कर दो। ये जो कुछ भी आज हुआ है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। ये सारा कुछ इस सोमित का किया कराया है। इसने ही मुझे धमकी दी कि मैं आरवी से वो सिग्नेचर करवाऊं, वरना ये अपनी जान दे देगा। ये कहते हुए प्रमोद मगरमच्छ के आंसू बहते हुए रोने लगा और आगे बोला,
बेटा तुम तो जानते हो, जवान खून है, ऊपर से मेरा इकलौता बेटा, इसके बाद मानना मेरी मजबूरी थी। वहीं प्रमोद की बात सुनकर सौमित आंखें फाड़े उसे हैरानी से देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बाप खुद को बचाने के लिए उसे इस तरह से फंसाएगा। वहीं विक्रम ने प्रमोद की बात सुनकर उसे खुद से दूर करते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं भल आप पर यकीन कैसे करूं? क्योंकि ये सारा कुछ आप दोनों का किया धरा है, और सबसे ज्यादा आपका ससुर जी, जिसकी सजा आप दोनों को जरूर मिलेगी। ये कहते हुए तुरंत विक्रम ने गन निकाल लिया। लेकिन अभी वो आगे कुछ करता, उससे पहले ही प्रमोद ने ही खड़े होते हुए कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो बेटा, तुम्हें मुझ पर भरोसा क्यों होगा कि मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि ये सारा कुछ इसी लड़के का किया धराया है, और मैं खुद अब इसे सजा दूंगा। ये कहते हुए प्रमोद ने अपने पास रखी गन निकली और सीधा सौमित पर फायर कर दिया। इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। वहीं विक्रम ने प्रमोद की बात सुनकर उसे खुद से दूर करते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं भल आप पर यकीन कैसे करूं? क्योंकि ये सारा कुछ आप दोनों का किया धरा है, और सबसे ज्यादा आपका ससुर जी, जिसकी सजा आप दोनों को जरूर मिलेगी। ये कहते हुए तुरंत विक्रम ने गन निकाल लिया। लेकिन अभी वो आगे कुछ करता, उससे पहले ही प्रमोद ने खड़े होते हुए कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो बेटा, तुम्हें मुझ पर भरोसा क्यों होगा? लेकिन अब मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि ये सारा कुछ इसी लड़के का किया धराया है, और मैं खुद अब इसे सजा दूंगा। ये कहते हुए प्रमोद ने अपने पास रखी गन निकली और सीधा सौमित पर फायर कर दिया। ये देखकर वहां मौजूद सबके सब चौंक गए, यहां तक कि इस बार विक्रम को भी थोड़ी हैरानी हो। वहीं सुमित अगली ही पल धड़ाम से जमीन पर गिर गया और पूरे जमीन पर खून ही खून फैल गया। वहीं प्रमोद के हाथों से गन नीचे गिर गई और वो घुटनों के बल बैठकर बहुत ही ज्यादा दुखी होते हुए बोला, अब तो तुम्हें यकीन हो गया कि इन सब में मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं आरवी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मुझे वो सब कुछ करना पड़ा। लेकिन अगले पल विक्रम ने गुस्से से कहा, अगर आपको यही सब करना था तो आपने पहले क्यों नहीं किया? अगर पहले ही आप अपने बेटे को गोली मार देते तो आज ना आपको ये दिन देखना पड़ता, और ना ही मेरी बीवी को इतना सब झेलना पड़ता। और आपको क्या लगता है कि आपके ऐसा करने से मैं आपके गुनाहों को माफ कर दूंगा? तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। मैं कभी किसी को माफ नहीं करता, हरगिज नहीं। आप दोनों को कड़ी से कड़ी सजा तो मिलेगी, लेकिन आज नहीं। अब अपने बेटे को लेकर यहां से दफा हो जाइए, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि वो इतनी आसानी से नहीं मर सकता। ये बोलकर विक्रम वहां से प्राइवेट एरिया की तरफ निकल गया। वहीं प्रमोद ने उसकी बात सुनकर बुरी तरह से मुट्ठियां कस ली। तभी उसके 3-4 गार्ड बाहर से आए और उन लोगों ने तुरंत सौमित को उठाया। वहीं प्रमोद भी अपनी जगह से खड़ा हुआ और गुस्से से जाते हुए विक्रम की ओर देखकर खुद से बोला, आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन बहुत जल्द तुम्हें बर्बाद करने मैं जरूर वापस आऊंगा, और तब तुम्हारी सारी समझदारी की धरी रह जाएगी और तुम अपना सब कुछ खो दोगे। ये मेरा खुद से वादा है। कहते हुए प्रमोद गार्ड के साथ सौमित को लेकर तुरंत वहां से निकल गया। इधर दूसरी तरफ प्राइवेट एरिया में इस वक्त रोनित मंत्री जी की भरपूर सेवा में लगा हुआ था। तभी विक्रम वहां आ पहुंचा। विक्रम को देखकर रोनित तुरंत अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसे बैठने की जगह दी। वहीं उसे देखकर मंत्री जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आइए आइए विक्रम साहब, बड़ा ही इंतजार करवाया आपने, लेकिन कहते हैं ना कि इंतजार का फल मीठा होता है, तो बस मुझे मिल गया मेरे इंतजार का फल। इस तरह पार्टी में शामिल होकर भला मुझे आपके दर्शन तो हुए, वरना गैंगस्टर लोगों को फुर्सत ही कहाँ होती है, वो तो खुद ही दूसरों की जान लेने में बड़े व्यस्त होते हैं। कहते हुए मंत्री जी हंसने लगे। वहीं उनकी ये बात सुनकर विक्रम ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है सर, मैं तो टाइम से ही आने वाला था, लेकिन रास्ते में कुछ लोग मेरा हालचाल पूछने के लिए मिल गए थे, तो उन्हें अपना हालचाल देना बहुत जरूरी था। ये सुनकर मंत्री जी को हंसी आ जाती। फिर विक्रम भी मुस्कुराते हुए उनका पास बैठा और फिर उन लोगों में कुछ सीरियस टॉपिक पे बात हुई। जी समय विक्रम ने मंत्री जी से इलीगल हथियारों का ट्रांसपोर्टेशन की परमिशन ली और इसका अच्छा खासा फायदा भी मंत्री जी को देने का वादा किया। इसी तरह 2 घंटे की मीटिंग के बाद डील फाइनल करके वो तीनों वापस पार्टी हॉल में आए। कहने को जश्न भरा है, इश्क ये देख के हैरान है। मंत्री जी से बात करने के बाद विक्रम वापस हाल में आया। अब तक हाल में सारी सफाई हो चुकी थी, मतलब जितनी भी डेड बॉडी थी सबको वहां से हटाया जा चुका था और एक बार फिर माहौल पूरा पार्टी वाला हो गया था। विक्रम ने सबको कम डाउन किया। सारी चीज सॉर्ट आउट करने के बाद फिलहाल वो स्टेज पर था और उसने अपने हाथ में माइक पकड़ रखी थी।
वहीं उसके बगल रोनित और भीमा दोनों ही खड़े थे और आसपास विक्रम की ढेर सारे गार्ड्स। वहीं सामने सारे गेस्ट हाथों में ड्रिंक और जूस लिए अपना फोकस विक्रम की ओर बने हुए थे। तभी विक्रम ने सबका ध्यान अपनी ओर करते हुए अपनी मैग्नेटिक वॉइस में बोलना शुरू किया। शुभ शाम देवियों और सज्जनों। सबसे पहले मैं थोड़ी देर पहले जो हुआ उसके लिए माफी चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को ज्यादा परेशानी नहीं हुई होगी। अब असल मुद्दे पर आते हैं। जैसा कि थोड़ी देर पहले आप लोगों को पता चल चुका है कि आहूजा आहूजा कंपनी के सीईओ मिस्टर लेट विनोद आहूजा की बेटी मिस आरवी आहूजा अब मेरी वाइफ है और मिस्टर आहूजा के वसीयत के हिसाब से उनकी सारी प्रॉपर्टी उनके इकलौते दामाद यानी कि मुडू मेरे नाम पर हो चुकी है। तो अब से उसे कंपनी का नया सीईओ मैं हूं, थे विक्रम वर्धन। वैसे ये तो नई न्यूज़ है। आज मैंने ये पार्टी किसी और रीज़न से दिया है और वो रीज़न है मेरी वाइफ का बर्थडे। तो कृपया स्वागत है मेरी प्यारी नन्ही बच्ची आरवी विक्रम वर्धन। विक्रम की ये बात सुनकर पार्टी में मौजूद सभी लोगों ने जोरदार तालियां बजानी शुरू कर दी। तभी होटल के मेन गेट से एक बार फिर आरवी अपने भारी भरकम गाउन को संभालते हुए अंदर की ओर आने लगी। वहीं उसके पीछे आर्य और सामिर साहब भी आ रहे थे। समीर ने फिलहाल अपने हाथों की ड्रेसिंग करवा रखी थी। आरवी जैसे ही अंदर की ओर आई वैसे ही उसके ऊपर गुलाब के पंखुड़ियों की बरसात होने लगी। ये देखकर आरवी बहुत ही ज्यादा खुश हो गई और वो अपनी जगह रखकर अपना चेहरा ऊपर की ओर करते हुए अपने दोनों हाथों को फैलाकर धीरे धीरे राउंड राउंड घूमने लगी। उसे ऐसा करता देख सभी मुस्कुरा दिए। वही विक्रम स्टेज से नीचे उतरकर उसके करीब बढ़ने लगा। उसकी नजरें बराबर आरवी पर थी। तभी बैकग्राउंड में म्यूजिक स्टार्ट हो गया। कहने को जश्न भारा है इश्क ये देख के हैरान है, इश्क ये देख के हैरान है, सोए सोए वक्त के धारे हैं और दिल में खोई खोई सी बातें हैं। हो कहने को जश्न भारा है इश्क ये देख के हैरान है, फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में, छुपा है कोई रंज फिजा की चिलमन में। ये सॉन्ग बजते ही माहौल और भी ज्यादा खूबसूरत हो गया। वही विक्रम सीधे आरवी के पास आया और उसके हाथ को पकड़कर अपने करीब खींच लिया। वहीं आरवी सीधा उसके सीने से जा टकराई। वहीं विक्रम अभी भी उसे ही देख रहा था। कैसे कहें क्या है सितम, कोई कैसे कहे वो हैं या नहीं हमारे, करते तो हैं साथ सफर, सोचते हैं अब ये हम फासले हैं फिर भी मगर पास हैं, फिर भी पास नहीं हमको ये गमरास नहीं, जैसे मिलते नहीं किसी दरिया के दो किनारे, शीशे की एक दीवार है जैसे दरमियां, सारे सहमे नजारे हैं सोए सोए वक्त के धारे हैं और दिल में खोई खोई सी बातें हैं। हो कहने को जश्न ए बहारा है, इश्क ये देख के हैरान है, फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में, छुपा है कोई रंज फिजा की चिलमन में। विक्रम ने प्यार से आरवी के दोनों हाथों को अपने कंधे पर रखा और खुद उसकी कमर को पकड़कर अपने करीब करते हुए धीरे धीरे डांसिंग मूव करने लगा। वहीं बाकी लोग भी जैसे खो से गए थे। पार्टी में मौजूद सारे कपल अपने अपने कपल्स के साथ डांस करने लगे। वहीं आर्या इस वक्त मुस्कुराते हुए किसी को वीडियो कॉल पर आरवी और विक्रम की दिखा रही थी। हमने जो था नगमा सुना, दिल ने था उसको चुना, ये दास्तान हमें वक्त ने कैसी सुनाई, हम जो अगर है गमरगी वो भी उधर खुश तो नहीं, मुलाकातों में है जैसे घुल सी गई तन्हाई, मिलके भी हम मिलते नहीं, खिल के भी गुल खिलते नहीं, आंखों में है बारें दिल में खिजा, सारे सहमे नजारे हैं सोए सोए वक्त के धारे हैं और दिल में खोई खोई सी बातें हैं। हो कहने को जश्न भारा है, इश्क ये देख के हैरान है, फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में, छुपा है कोई रंज फिजा की चिलमन में। इसी के साथ सॉन्ग खत्म हुआ और सारे लोग रुक गए, लेकिन विक्रम और आरवी अभी भी एक दूसरे में खोए हुए थे। अभी विक्रम ने पोजीशन चेंज कर रखी थी। उसने आरवी को बैक हक किया था। जहां उसका चीन आरवी के कंधे पर था तो आरवी का सर विक्रम के कंधे पर। वही विक्रम ने अपने हाथ आरवी कमर पर लपेट रखा था, वही आरवी ने भी उसके हाथ पर अपने हाथ कस रखे थे। दोनों अभी भी एक दूसरे में घूम धीरे धीरे मूव कर रहे थे। तभी बाकी लोगों ने रुकने के बाद जोर से क्लैपिंग कर दी, जिस वजह से उन दोनों का ध्यान भी टूट गया और वो दोनों भी अलग हो गए। तभी विक्रम ने आरवी का हाथ पकड़ा और उसे स्टेज की ओर लेकर बढ़ गया। उन लोगों के साथ आर्य भी उन लोगों के पीछे स्टेज पर आ गई। तभी एक वेटर ट्रॉली में एक बड़ा सा केक लेकर उन लोगों के सामने आया। वो केक बिल्कुल इसी होटल के मॉडल का था। फिर आरवी ने विक्रम के साथ मिलकर केक काटा, फिर वेटर उस केक को लेकर चला गया। उसके बाद विक्रम ने एक बार फिर के सामने आरवी को विश करते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे फुग्गी, और ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। ये कहते हुए उसने आरवी के हाथ पर एक कार्ड रख दिया, जिसे देख आरवी ने ना समझी। मैं बोला, गैंगस्टर अपने गिफ्ट में मुझे पहले ही मोन दे दिया है, अब मैं इस कार्ड का क्या करूं? इसके जवाब में विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, ये कार्ड इस होटल का है,
ये पूरा होटल तुम्हारा है, तुम इसकी ऑनर है। विक्रम की ये बात सुनकर न सिर्फ आरवी बल्कि वहां मौजूद सारे मेहमान भी खुश हो गए और सबको आश्चर्य भी हुआ कि विक्रम अपनी वाइफ से कितना ज्यादा प्यार करता है। उसने अपनी वाइफ को तोहफे में इतना बड़ा होटल दे दिया। तभी आरवी ने खुशी से उछलते हुए विक्रम से कहा, थैंक यू सो मच गैंगस्टर फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट, और इसके लिए आपका रिटर्न गिफ्ट तो बनता है। कहते हूँ आरवी ने सबके सामने विक्रम के होठों पर अपने होंठ रख दिए लॉलीपॉप। किस प्राइड तुमने मुझे मेरा रिटर्न गिफ्ट अच्छे से नहीं दिया था। आरवी ने ना समझी। मैं बोला, गैंगस्टर आपने गिफ्ट में मुझे पहले ही मून दे दिया है, अब मैं इस कार्ड का क्या करूंगी। इसके जवाब में विक्रम ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़कर कहा, ये कार्ड इस होटल का है फुग्गी, अब से ये पूरा होटल तुम्हारा है, तुम इसकी ऑनर हो। विक्रम की ये बात सुनकर न सिर्फ आरवी बल्कि वहां मौजूद सारे मेहमान भी खुश हो गए और सबको आश्चर्य भी हुआ कि विक्रम अपनी वाइफ से कितना ज्यादा प्यार करता है। उसने अपनी वाइफ को तोहफे में इतना बड़ा होटल दे दिया। तभी आरवी ने खुशी से उछलते हुए विक्रम से कहा, थैंक यू सो मच गैंगस्टर फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट, ये बहुत बड़ा है और अब इसके लिए आपका रिटर्न गिफ्ट तो बनता है। कहते हुए आरवी ने सबके सामने विक्रम के होठों पर अपने होंठ रख दिए और हल्के से टच करके पीछे हट गई और खुशी में बोली, गैंगस्टर क्या सच में ये पूरा होटल मेरा है? क्या मैं इसमें कहीं भी जा सकती हूँ, यहाँ पर रुक भी सकती हूँ? वही विक्रम जो अभी किसको फील करने ही वाला था, लेकिन आरवी के पीछे हट जाने से उसका मूड ऑफ हो गया। लेकिन फिर उसने अपने आप को कंट्रोल करते हुए मुस्कुराकर कहा, तुम यहाँ रह सकती हो, जहां मर्जी वहां जा सकती हो, कोई तुम्हें कुछ नहीं रहेगा। ये सुनकर आरवी मुस्कुरा थी। तभी मंत्री जी उन लोगों के पास आए और मंत्री जी ने आरवी के सामने हाथ बढ़ाते हुए मुस्कुरा कर कहा, हैप्पी बर्थडे मिसेज वर्धान। वही आरवी जैसे ही हाथ आगे बढ़ाने को हुई वैसे ही विक्रम ने मंत्री जी के बड़े हुए हाथ को थाम लिया और थोड़ा कसकर उसे दबाते हुए बोला, थैंक यू वेरी मच सर। विक्रम की इस हरकत पर मंत्री साहब मुस्कुरा दिए, फिर अपना दूसरा हाथ विक्रम के हाथ पर रखते हुए बोले, रिलैक्स मिस्टर वर्धान, हर इंसान की नीयत एक जैसी नहीं होती। ये कहकर उन्होंने नॉर्मली आरवी को देखा जो कि मासूम स्माइल के साथ उन्हें ही देख रही थी। उसे देख मंत्री जी ने विक्रम से थोड़ा सीरियस होते हुए धीरे से कहा, आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसके बाद आपको अपनी बीवी का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अब वो आपके दुश्मनों की नज़र में भी आ गई है। विक्रम मंत्री जी की बात खूब समझता था, जिस वजह से उसने हल्के गुस्से से कहा, मैं अपनी बीवी का ख्याल अच्छे से रख लूंगा, किसी की इतनी औकात नहीं जो उसे हाथ लगा सके। ये कहकर वो मंत्री जी से थोड़ा दूर हुआ। अब पार्टी लगभग खत्म हो चुकी थी और सारे मेहमान को विदा किया जा चुका था। तभी मंत्री जी विक्रम से जाते जाते बोले, मिस्टर वर्धान, परसों मैंने एक छोटी सी पार्टी रखी है जिसमें आपका आना जरूरी है। वहां पर हम अपने डील से रिलेटेड बातें भी कर लेंगे और आपको हमारे पार्टी का स्टाइल भी दिखा देंगे। ये कहते हुए मंत्री जी मुस्कुराए। वह उनकी बात पर विक्रम ने भी हल्की स्माइल के साथ कहा, जी जरूर, मैं जरूर आऊंगा। इससे ये बात सारे गेस्ट लोग वहां से निकल गए। अब वहां आर्या, आरवी, विक्रम और रोनित बचे थे। वहीं भीमा भी जा चुका था। तभी विक्रम ने आर्या और रोनित से कहा, तुम दोनों भी घर के लिए निकल जाओ और जो कहा है उसकी तैयारी करो। मैं और फुग्गी आज रात यहीं रुकने वाले हैं, हम कल आएंगे। विक्रम की बात सुनकर आरवी ने मुंह फूलते हुए कहा, लेकिन क्यों गैंगस्टर, आप इन लोगों को घर क्यों भेज रहे हैं? मुझे अपनी दोस्त के साथ ये पूरा होटल देखना है, वो कहीं नहीं जाएगी, वो भी मेरे साथ यही रुकेगी। इस पर आर्या ने एक टीजिंग स्माइल के साथ विक्रम को देखा। वही विक्रम आरवी की बात सुनकर घूरते हुए आर्या को देखकर बोला, फुग्गी, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी दोस्त को वहां वापस भेज दूं जहां से वो आई है? विक्रम की बात आरवी को तो समझ में नहीं आया, लेकिन आर्या का मुंह बन गया। उसे समझ में आ गया कि विक्रम उसे वापस से किसी मिशन पर भेजने की धमकी दे रहा है और फिलहाल उसे किसी मिशन पर जाने का मन नहीं था, जिस वजह से उसने विक्रम को उड़ते हुए आरवी से कहा, आरू बेबी, आज आप अपने गैंगस्टर के साथ ये पूरा होटल घूम लो, फिर किसी दिन हम दोनों साथ में इस पूरे होटल का टूर करेंगे, क्योंकि अभी मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम से जाना होगा, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। उसकी आवाज़ सुनकर विक्रम के चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल आ गई। वही आरवी ने खुश होते हुए कहा, ओके, अभी आप अपना काम कर लो, फिर मैं आपको एक दिन इस होटल का पूरा टूर करवाऊंगी और उसे दिन हम लोग बहुत सारी मस्ती करेंगे इसमें। ये सुनकर आर्या मुस्कुराई और आगे बढ़कर आरवी के फोरहेड पर किस करते हुए प्यार से बोली, अपना ख्याल रखना, अब हम चलते हैं। इस पर आरवी ने स्माइल के साथ हाँ किया और आर्या और रोनित वहां से निकल गए।
वहीं उनके जाते ही विक्रम पीछे मुड़ा और एक झटके से आरवी को अपनी गोद में उठा ली। या वहीं उसके ऐसा करते ही आरवी ने खुशी से अपनी बाहें उसकी गर्दन में लपेट दिया और उसके सीने पर सर रखकर बोली, थैंक यू गैंगस्टर, मैं वैसे भी बहुत टायर्ड फील कर रही थी। इस पर विक्रम ने कुछ नहीं कहा और उसे लेकर सीधे लेफ्ट की ओर बढ़ गया। वहां से वो उसे सबसे टॉप फ्लोर के रूम में ले आया और उसे बेड पर बिठा दिया तो आरवी तुरंत बिस्तर पर फैल गई। आज वो काफी ज्यादा थक गई थी, जिस वजह से तुरंत उसने सिरहाने से सर टिकाया और आंखें बंद कर ली। वहीं विक्रम ने उसे बिठाकर सबसे पहले अपने सूट का जैकेट तय निकाल के साइड रखा, फिर एक नज़र आरवी को देखकर वॉशरूम की ओर बढ़ गया। थोड़ी देर बाद विक्रम फ्रेश होकर बाहर आया तो उसने देखा कि आरवी बिस्तर पर नहीं थी। उसे बिस्तर पर न देख के अचानक से विक्रम थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर उसकी नज़र बालकनी में चली गई, जहां रेलिंग से टिककर आरवी चांद को देख रही थी। उसे वो आंख खड़ा देश विक्रम की जान में जान आई और वो मुस्कुराते हुए बालकनी में गया और उसने पीछे से आरवी को अपनी बाहों में भर लिया और उसकी कंधे पर सर रखकर आसमां की ओर देखते हुए बोला, अभी तक तो तुम सो रही थी, फिर अचानक से यहाँ क्यों आ गई? इसके जवाब में आरवी ने आसमान में तारों को देखते हुए कहा, मैं तो यहाँ अपन मम्मा से बात करने आई थी। उन्हें बताने आई थी आज मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। आज मेरे गैंगस्टर ने मेरा बर्थडे मनाया और मुझे ढेर सारा गिफ्ट भी दिया और मैं उनसे बता रही थी कि मेरा गैंगस्टर कितना ज्यादा अच्छा है। आरवी की बात सुनकर विक्रम ने उसे घुमाकर अपने सामने किया और उसके चेहरे को अपने हाथ में लेकर बोला, क्या आज तुम सच में मुझसे खुश हो? इस पर आरवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बहुत ज्यादा खुश, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज्यादा नाराज हूं। ये बात विक्रम ने आरवी के होठों को देखते हुए कहा। वहीं आरवी ने जैसे ही विक्रम के मुंह से नाराज होने की बात सुनी, उसने तुरंत ही विक्रम की तरह विक्रम के चेहरे को अपने हाथ में भरकर मासूमियत और बेहद प्यार से बोली, क्या हुआ मेरे गैंगस्टर को? क्या आपको मैंने हर्ट किया? लेकिन मैंने ऐसा कब किया? और अगर मैंने किया तो आई एम सॉरी। ये कहते हुए उसने बेहद मासूमियत से अपने दोनों कान पकड़ लिए। वहीं उसकी इस हरकत को देखकर विक्रम खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया, लेकिन जल्दी से उसने अपनी मुस्कुराहट छुपा लिया और बनावटी नाराजगी के साथ बोला, तुमने मुझे मेरा रिटर्न गिफ्ट अच्छे से नहीं दिया था, जिस वजह से मैं तुमसे नाराज हूं। विक्रम की बात सुनकर आरवी ने तुरंत ही कहा, बस इतनी सी बात तो वो आप फिर से ले लो जितना आपको चाहिए। ये कहते हुए एक बार फिर उसने अपने होठ उसके होठ पर रख दिया, लेकिन उसे किस करने नहीं आया। वो बस किसी लॉलीपॉप की तरह उसके लिप्स को लीक कर रही थी। वांट मोर, अब मैं थक गई। लिल बेबी, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। वहीं आरवी ने जैसे ही विक्रम के मुंह से नाराज होने की बात सुनी, उसने तुरंत ही विक्रम की तरह विक्रम के चेहरे को अपने हाथ में भरकर मासूमियत और बेहद प्यार से बोली, क्या हुआ मेरे गैंगस्टर को? क्या आपको मैंने हर्ट किया? लेकिन मैंने ऐसा कब किया? और अगर मैंने किया तो आई एम सॉरी। ये कहते हुए उसने बेहद मासूमियत से अपने दोनों कान पकड़ लिए। वहीं उसकी इस हरकत को देखकर विक्रम खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया, लेकिन जल्दी से उसने अपनी मुस्कुराहट छुपा लिया और बनावटी नाराजगी के साथ बोला, तुमने मुझे मेरा रिटर्न गिफ्ट अच्छे से नहीं दिया था, जिस वजह से मैं तुमसे नाराज हूं। विक्रम की बात सुनकर आरवी ने तुरंत ही कहा, बस इतनी सी बात तो वो आप फिर से ले लो जितना आपको चाहिए। ये कहते हुए एक बार फिर उसने अपने होठ उसके होठ पर रख दिया, लेकिन उसे किस करने नहीं आया। वो बस किसी लॉलीपॉप की तरह उसके लिप्स को लीक कर रही थी। वहीं विक्रम ने उसकी नाजुक पतली कमर को अपने बड़े बड़े हाथों में भरकर उसे अपने करीब खींच लिया और आरवी जो कर रही थी उसे फील करके मुस्कुरा रहा था। थोड़ी देर में और भी उससे अलग होते हुए बोली, अब ठीक। इस पर विक्रम ने ना में सर हिलाया और बोला, आई वॉन्ट मोरे। उसकी बात सुनकर आरवी ने फिर से वही किया और जब वो उससे अलग होकर वही सवाल पूछती तो विक्रम फिर से यही कह देता, आई वॉन्ट मोरे, और आरव ई पूरी उस पर सवार होकर किस करने लगी। वहीं विक्रम धीरे धीरे उसकी कमर और बैक को सहला रहा था। काफी देर तक इस किसिंग प्रोसेस में आखिर में आरवी ने मुंह बनाते हुए विक्रम को एक पाउट करके कहा, अब मुझसे नहीं होगा ये, मैं थक गई। कहते हुए वो कसमसाने लगी। वही आरवी की बात सुनकर विक्रम ने उसकी आंखों में देखते हुए इंटेंस वॉइस में कहा, लील बेबी, तुम इतने में ही थक गई, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। विक्रम की ये बात आरवी के सर के ऊपर से चली गई और उसने ना समझी में कहा, क्या मतलब? नथिंग, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। विक्रम ने हल्के से उसके सर से अपना सर टकराते हुए बोला और उससे दूर होकर खड़ा हो गया, लेकिन तुरंत ही आरवी ने उसके शर्ट को अपने छोटे छोटे मुट्ठियों में भरते हुए मासूमियत से कहा, गैंगस्टर, मैं सच में बहुत थक गई हूं।
प्लीज हमेशा की तरह आप चेंज कर दो ना अपने फुग्गी को। कहते हुए उसने अपने प्यारे प्यारे दांत दिखा दिए। वही उसकी ये फरमाइश सुनकर विक्रम ने उसे एक पल गौर से देखा, फिर दूसरे ही पल उसने आरव ई को अपनी गोद में उठा लिया और रूम में आकर क्लोजेट में चला गया। वहीं दूसरी ओर देर रात एक कॉटेज में। ये कॉटेज एक सुनसान इलाके के पास था जहां आसपास और कोई दूसरा घर दिखाई नहीं दे रहा था। रात का वक्त, चारों तरफ घना अंधेरा, और इसी अंधेरे के सन्नाटे को चीरती हुई एक दर्दनाक आवाज उसे कॉटेज से गूंज रही थी। आ सालो, थोड़ा धीरे नहीं कर सकते? कैसे डॉक्टर हो तुम लोग? तुमसे एक गोली भी ढंग से नहीं निकल रही। पिछले 2 घंटे से तुम लोग इसे निकालने में लगे हो। इस गोली के लगने से तो मैं नहीं मरा, लेकिन गोली निकलते समय मैं जरूर मर जाऊंगा। डैड कहाँ है आप? सामने आइए। ये आवाज उसे कॉटेज के एक कमरे में रहे एक लड़के की थी जो इस वक्त दर्द में बुरी तरह से चीख रहा था। वहीं उसकी चीख सुनकर उसके डैड घबराते हुए कमरे के अंदर आए। उन्हें देखकर लड़के ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, एक तो आपने मुझे बेवजह गोली मार दी और आप बजे मेरे पास होने के आप मुझसे मुंह छुपाकर बाहर खड़े हैं। आपको अंदाजा भी है कि मुझे कितना पेन हो रहा है। बोलते बोलते लड़का चीख पड़ा, फिर गुस्से से डॉक्टर की ओर देखते हुए वापस से बोला, डैड आखिर आप मुझे यहाँ क्यों ले आए? आपको तो मुझे अस्पताल ले जाना चाहिए था ना, कि ऐसे डॉक्टरों को बुलाकर मेरा इलाज करवाना चाहिए। बताइए डैड, आखिर आप मुझे हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जा रहे? लड़के की बात सुनकर उसके डैड ने दांत पीसते हुए कहा, कैसे ले जाऊं तुम्हें डॉक्टर के पास? तुम्हें गोली लगी है, डॉक्टर बिना जांच पड़ताल के तुम्हें भर्ती नहीं करता। तो क्या मैं डॉक्टर को सच बता देता हूं कि मैंने तुम्हें गोली मारी है? तो आखिर आपने मुझे गोली क्यों मारी? सामने रहा लड़का, जो कि कोई और नहीं बल्कि सौमित था। उसने गुस्से से अपन सामने खड़े प्रमोद से कहा। इसकी जवाब में प्रमोद ने भी गुस्से से कहा, अगर मैं तुम्हें कंधे में गोली न मारता तो वो विक्रम हम दोनों के भेजे में गोली मार देता, और तब तुम मुझसे इस तरह से बहस नहीं करते, बल्कि अब तक हम दोनों की अर्थी जल रही होती। इसीलिए चुपचाप यहीं रहो, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तुम यहीं रहोगे। बाकी क्या करना है वो मैं खुद देख लूंगा। ये कहते हुए प्रमोद कमरे से बाहर चला गया। वहीं एक बार फिर सौमित की आवाज को सुनसान इलाके में गूंज गई। अगली सुबह का वक्त, एवी का ब्लैक पर्ल होटल टॉप फ्लोर का एक कमरे में इस वक्त आरवी चैन आपकी नींद सो रही थी। वही उसके बगल लेटा हुआ विक्रम एकटक उसके चेहरे को निहार रहा था। तभी उसने आरवी के चेहरे पर आए कुछ बोल को कान के पीछे करते हुए अपने गहरी आवाज में गुनगुनाया, क्या जाने तू मेरे इरादे, ले जाऊंगा सांसें चुरा के। दिल कह रहा है गुनहगार बन जा, बड़ा चैन है इन गठोर उनाहों से आगे। मैं गुमशुदा सी रात हूं, मेरी खुशनुमा सुबह तुम हो, मैं जो जी रहा हूं वजह तुम हो। तभी विक्रम का फोन बजा, जिसे सुनकर विक्रम ने एक नजर सोई हुई आरवी को दिखा, फिर फोन उठाकर सीधे बालकनी नीचे चला गया। थोड़ी देर की बातचीत के बाद विक्रम कमरे में आया और वॉशरूम चला गया। कुछ ही देर में फ्रेश होकर वो कमरे में आया, तभी कमरे की डोरबेल बजी। वहीं विक्रम ने दरवाजा खोला तो सामने रहा बेटर उसको एक बड़ी सी थैली पकड़ा देता है, जिसे लेकर विक्रम ने फिर से दरवाजा बंद कर लिया। अंदर जाकर उसने थैली को एक साइड रखा और आरवी को ब्लैंकेट से हटाते हुए अपनी गोद में उठ आकर सीधे वॉशरूम की ओर बढ़ गया। करीब 1 घंटे बाद आरवी मुंह फुल मिरर के सामने खड़ी थी। इस वक्त उसने रेड कलर की सिल्क चुनरी टाइप साड़ी पहन रखी थी, जिसमें उसका गोरा ईयर और भी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहा था। वहीं फिलहाल विक्रम उसके बाल बना रहा था। तभी और भी नहीं मुंह फुलाकर पाउट करते हुए कहा, गैंगस्टर ये आपने मुझे क्या पहना दिया है? मैं ये सब नहीं पहनती, ये कितना अजीब लग रहा है, निकाल दो इसे, मुझे ये नहीं पहनना। कहते हुए वो बच्चों की तरह अपने पांव पटकने लगी। तभी विक्रम ने उसके लंबे बालों की लंबी सी छोटी बनाते हुए और मेरे में रिबन लगाकर बोला, अभी हम जहां जा रहे हैं वहां तुम्हें यही पहन के जाना होगा, इसलिए चुपचाप से बैठी रहो। इसके बाद विक्रम ने उसे सैंडल पहनाई। साड़ी और सिंपल सी बीच मांग की छोटी में आरवी बहुत सूरत लग रही थी। वहीं विक्रम के हिसाब से भी वो पूरी तरीके से तैयार हो चुकी थी। वहीं विक्रम नहीं, एक ब्लू कलर की हाफ स्टाइलिश्ड शर्ट और वाइट कलर की पैंट पहन रखी थी, जिसमें वो हमेशा की तरह बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहा था। और इसी के साथ विक्रम आरवी का हाथ थामते हुए वहां से निकल गया। आज विक्रम अपनी कार खुद ड्राइव कर रहा था, वहीं और भी उसके बगल पैसेंजर सीट पर बैठी थी। दोनों फिलहाल चुपचाप थे। करीब 40 मिनट की दूरी तय करके उनकी कार एक ऊंची पहाड़ी के सामने रुकी। आज असल मायने में शादी संपन्न हुई। विक्रम ने उसके लंबे बालों की लंबी सी छोटी बनाते हुए उसने रिबन लगाकर बोला, अभी हम जहां जा रहे हैं वहां तुम्हें यही पहन के जाना होगा, इसलिए चुपचाप से बैठी रहो। इसके बाद विक्रम ने उसे सैंडल पहनाई।
साड़ी और सिंपल सी बीच मांग की चोटी में आरवी बहुत खूबसूरत लग रही थी। वहीं विक्रम के हिसाब से भी वो पूरी तरीके से तैयार हो चुकी थी। वही विक्रम ने एक ब्लू कलर की हाफ स्टाइलिश शर्ट और वाइट कलर की पैंट पहन रखी थी, जिसमें वो हमेशा की तरह बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहा था। और इसी के साथ विक्रम आरवी का हाथ थामते हुए वहां से निकल गया। आज विक्रम अपनी कार खुद ड्राइव कर रहा था। वही आरवी उसके बगल पैसेंजर सीट पर बैठी थी। दोनों फिलहाल चुपचाप ही थे। करीब 40 मिनट की दूरी तय करके उनकी कार एक ऊंची पहाड़ी के सामने रुकी। विक्रम ने कार साइड में पार्क किया और कार से निकलते हुए दूसरी तरफ का दरवाजा खोल दिया, जिसमें से आरवी मुंह हाफ फुलाए अपना साड़ी संभाल कर बाहर निकली। फिर उसने उसी तरह विक्रम से पूछा, गैंगस्टर, हम यहाँ क्यों आए हैं? क्या इसी जगह के लिए आपने मुझे साड़ी पहनाई थी, ये माउंटेन चढ़ने के लिए? इसके जवाब में विक्रम ने उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हुए बोला, ये सिर्फ माउंटेन नहीं बल्कि इसके ऊपर टेम्पल है जहां हमने जाना है। ये कहकर विक्रम उसे दूसरी तरफ ले गया, जहां से वो मंदिर ऊंचाई पर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वहां तक पहुंचाने के लिए 800 सीढ़ियां चढ़कर जानी थी। विक्रम आरवी का हाथ पकड़े हुए जल्दी सीढ़ियां चढ़ना शुरू करता है। वही आरवी उसकी चाल से अपनी चाल मिला नहीं पा रही थी। अभी मुश्किल से बोलो 10-12 सीढ़ियां ही चढ़े थे कि अचानक साड़ी में फंसकर आरवी के पैर लड़खड़ा गए। लेकिन अभी वो गिरती उससे पहले ही विक्रम ने उसे थाम लिया। लेकिन तभी आरवी ने मुंह बनाकर कहा, गैंगस्टर, वो टेम्पल बहुत ज्यादा ऊपर है, मैं उतना ऊपर नहीं चलकर जा पाऊंगी। मुझे वहां नहीं जाना, मुझे वापस लेकर चलो। यह कहते हुए वो नीचे की ओर आने लगी, लेकिन तभी विक्रम ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, नहीं फुग्गी, हमें ऊपर जाना ही होगा, तुम ऐसे वापस नहीं जा सकती, यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहते हुए विक्रम ने एक झटके से आरवी को अपनी गोद में उठा लिया और ऊपर की ओर बिना किसी परेशानी के बढ़ने लगा। करीब 20 मिनट में विक्रम 800 सीढ़ियां चढ़कर फाइनली मंदिर में पहुंच गया। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन एक देवी का मंदिर था, जिनको यहाँ लोकल के लोग कुलदेवी के नाम से पूजते हैं। विक्रम आरवी को लेकर ऊपर पहुंचा तो ऊपर पहले से ही पूजा की तैयारी हो रखी थी। वहीं मंदिर के बीचों बीच एक हवन कुंड बनाया गया था, जिसके पास पंडित जी बैठे पूजा की तैयारी कर रहे थे। वहां पर विक्रम के आदमी पहले से ही मौजूद थे, जिन्होंने विक्रम को देखते ही अपना सर झुकाया। विक्रम ऊपर पहुंचकर आरवी को नीचे उतरता है और उसे लेकर सीधे पंडित जी के पास वाली जगह पर बैठ जाता है। वही पंडित जी ने विक्रम को देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरी बात मानोगे और इस तरह से पूरी विधि विधान के साथ पूजा करवाओगे, लेकिन मुझे खुशी है कि तुमने इस काम के लिए मुझे बुलाया। पंडित जी के पास सुनकर विक्रम ने आरवी को एक नज़र देखते हुए उनसे कहा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अपनी बीवी की सेफ्टी के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। बात अगर मेरी बीवी की नहीं होती तो मैं यहां कभी नहीं आता। ये सुनकर पंडित जी मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये वही पंडित जी थे जिन्होंने विक्रम की शादी करवाई थी, और इन्होंने ही विक्रम को बताया था कि उनका लाइफ में प्रॉब्लम आने वाली है। इसके लिए इन्हें अपनी कुलदेवी की पूजा करनी बहुत जरूरी है। बाकी जिसे ना पता हो वो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर दोबारा पढ़ सकता है। फिर पंडित जी ने पूजा का कार्यक्रम शुरू किया, जिसे बहुत ही अच्छी तरीके से विक्रम पूरा कर रहा था। वहीं साथ ही साथ आरवी भी उसका साथ दे रही थी। करीब 2 घंटे की पूजा के बाद पूजा खत्म हुई। पंडित जी ने विक्रम से कहा, बेटा, अब तुम अपनी पत्नी के साथ जाकर देवी माता का आशीर्वाद ले लो। इस पर विक्रम और आरवी अपनी जगह से खड़े होकर सामने रही देवी माता की बड़ी सी मूर्ति के पास जाकर दंडवत आशीर्वाद लिया। वहीं आरवी जैसे ही उठना को कोई वैसे ही देवी माता की चुनरी सीधे आरवी के ऊपर गिर गई। ये देख और भी खुशी से चहकते हुए विक्रम से बोली, गैंगस्टर, देखो, भगवान जी ने मुझे अपनी ड्रेस दे दी। देखो ये कितनी प्यारी है ना? ये कहते हुए आरवी वो चुनरी ओढ़कर राउंड राउंड घूमने लगी। तभी विक्रम ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कड़क आवाज में कहा, फुग्गी, ये तुम्हारा नहीं है, तुम वापस वही रख दो। अगर तुम्हें ऐसी ड्रेस पसंद है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें दूसरी दिला दूंगा, लेकिन तुम्हें दूसरों का उतरा हुआ पहनने की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए विक्रम आरवी के सर से जैसे ही वो चुनरी हटाने को हुआ, तुरंत ही पंडित जी ने उसे रोकते हुए कहा, अरे अरे बेटा रुको, ये तुम क्या कर रहे हो? ये देवी माँ का प्रसाद है। मुझे लगता है कि उन्होंने तुम लोगों की पूजा स्वीकार कर ली है, जिस वजह से वो इस तरह से इशारा करके तुम्हें आशीर्वाद दे रही है। फिर उन्होंने आरवी को देखते हुए कहा, बेटी, तुम इसे अपने पास रख सकती हो, तुम्हें इसे वापस करने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर आरवी और भी ज्यादा खुश हो गई। तभी पंडित जी की नजर आरवी के खाली मांग पर जाती है, जो देखकर वो बोले,
और ए बेटी, तुम एक सुहागन होते हुए भी अपना मांग नहीं भरी। इस तरह से तो अपशगुन होता है बेटा। रुको एक पल। यह कहकर पंडित जी ने देवी माता के पास रखे सिंदूर की थाल को उठाया और विक्रम के आगे बढ़ते हुए बोले, ये लो बेटा, और इससे 7 बार अपनी बीवी की मांग भर दो। देवी माता की कृपा से अगले 7 जन्मों तक तुम दोनों का बंधन अटूट हो जाएगा। पंडित जी की बात सुनकर विक्रम ने एक नज़र देवी माँ की ओर देखा और फिर आरवी को, और उसके बाद उसने पंडित जी के कहे अनुसार आरवी की खाली मांग को 7 बार भर दिया। इसी के साथ पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब की बार वाकई विधिवत शादी संपन्न हुई। अब तुम दोनों असल मायने में पति पत्नी हो चुके हो। यह सुनकर विक्रम के चेहरे पर एक सुकून भरे भाव आ गए। वही ये सब कुछ जो भी हो रहा था वो सब कुछ आरवी के समझ के परे था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट थी। वहीं अब उसे देखकर लग रहा था जैसे वो कोई नई नवेली दुल्हन हो। पैशनेट किस। ये सुनकर विक्रम के चेहरे पर एक सुकून भरे भाव आ गए। वही ये सब कुछ जो भी हो रहा था वो सब कुछ आरवी के समझ के परे था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट थी। वहीं अब उसे देखकर लग रहा था जैसे वो कोई नई नवेली दुल्हन हो। इसके बाद दोनों ने देवी माँ का आशीर्वाद लिया और फिर पंडित जी का। उसके बाद दोनों वहां से निकल गए। अब तक शाम हो चुकी थी। वहीं शाम के वक्त उनकी कार सड़कों पर दौड़ रही थी। वहीं आरवी खिड़की से बाहर जाते हुए रास्ते को देख रही थी। वहीं उसकी नज़र रास्ते के किनारे रहे सारी चीज़ों को गौर से देख रही थी। वही कार ड्राइव कर रहा विक्रम बड़े ध्यान से आरवी को ऑब्जर्व कर रहा था। थोड़ी देर बाद उनकी कार एवीज ब्लैक पर्ल मेंशन में आकर रुकी। अब तक रात हो चुकी थी। वहीं आरवी बेहद थक चुकी थी। वो झूमते हुए कार से बाहर निकली तो दूसरी तरफ से विक्रम ने आकर उसे गोद में उठा लिए। ऐसा होते ही आरवी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने झट से अपना सर विक्रम के सीने में छुपा दिया और विक्रम उसे लेकर रूम की ओर बढ़ गया। अगली सुबह के लगभग 6 बजे बज रहे थे। वहीं रोनित और विक्रम इस वक्त स्टडी रूम में थे, जहां रोनित ने सीरियस फेस के साथ विक्रम से कहा, बॉस वेपन कटिंग के लिए ब्लू शार्क का मैसेज आया है। फाइनली उन्होंने डील की तारीख तय कर ली है। अब हमें यहां से मुंबई के लिए जल्द से जल्द निकलना होगा। इसी जवाब में विक्रम ने कहा, ठीक है, हम कल सुबह मुंबई के लिए निकलेंगे, क्योंकि आज हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह जाना है। ये सुनकर रोनित को अचानक याद आया कि आज उन्हें मंत्री जी की पार्टी में जाना है, जिस पर मुस्कुराते हुए उसने कहा, वैसे बॉस, क्या आप वहां पर लेडी बॉस को भी अपने साथ ले जाएंगे? इस पर विक्रम ने तुरंत ही मना करते हुए मुंह बनाकर कहा, बिल्कुल भी नहीं, वो यहां से बाहर कहीं नहीं जाएगी और उस इंसान की पार्टी में तो मैं उससे बिल्कुल भी नहीं ले जाऊंगा। पता नहीं कैसे कैसे लोग आएंगे वहां पर। मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी किसी की नजरों आए। और तुम अब फालतू सवाल जवाब बंद करो और अपने काम पर ध्यान दो। ये कहते हुए विक्रम वहां से चला गया। वहीं पीछे से रोनित भी मुस्कुराते हुए अपना सर झटक कर वहां से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ शहर मुंबई, एक बड़ी सी कांच की इमारत जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था मल्होत्रा इंडस्ट्री। उसके टॉप फ्लोर पर बने एक आलीशान केबिन के अंदर ग्लास डोर के पास एक इंसान खड़ा था, जिसकी उम्र यही कोई 25-26 साल की थी। उसने इस वक्त ग्रे कलर का थ्री पीस बिजनेस सूट पहन रखा था। उसकी पर्सनैलिटी काफी अट्रैक्टिव थी। वहीं चेहरे पर कोई इमोशन नजर नहीं आ रहा था। वो बस एकटक ग्लास डोर से बाहर अपने सामने फैले मुंबई शहर को देख रहा था। तभी पीछे से उसी के हम उम्र का उसका असिस्टेंट जाकिर अंदर आते हुए उसको ग्रीट करके बोला, बॉस, आपके कहे के मुताबिक मैंने उससे लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली है और उसकी सारी डिटेल मैंने आपको ईमेल कर दिया है, तो जब आपको फुर्सत मिले तो आप चेक कर सकते हैं। जाकिर की बात सुनकर उस आदमी ने बिना किसी भाव के साथ कहा, डील के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? सुना है अभी वो शहर से बाहर है। क्या तुमने पता लगाया कि वो कहाँ है इस वक्त? इसके जवाब में जाकिर ने सर झुकाकर कहा, बॉस, मैंने उनके असिस्टेंट को मैसेज कर दिया है, लेकिन अभी उधर से रिप्लाई आना बाकी है। वैसे फिलहाल वो उत्तराखंड में है। हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आज वहां के मंत्री के साथ एक पार्टी अटेंड करने वाले हैं। इसके अलावा कोई खास जानकारी हमें नहीं मिली है। जाकिर की बात सुनकर उस इंसान ने हंसते हुए कहा, पार्टी अच्छी बात है, कर लेने दो उसे पार्टी, हो लेने दो उसे जी भर के खुश। वो ऐसे भी ये उसकी जिंदगी की आखिरी पार्टी होने वाली है, क्योंकि बहुत जल्द उसकी खुशियों पर ग्रहण लगाने वाला है अनंत मल्होत्रा। कहते हुए वो लड़का जिसका नाम अनंत मल्होत्रा है, वो जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी काफी डरावनी थी। वहीं जाकिर उसकी बात सुनकर बस एकटक उसे ही देखने लगा। फिर खुद से बोला,
लगता है मेरे बॉस इस बार कुछ खतरनाक करने वाले हैं। मुझे उनके इरादे कब कुछ ठीक नहीं लगते, पर अब क्या ही किया जा सकता है। यही सोचते हुए जाकिर वहां से निकल गया। अब तक शाम हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ अब से ब्लैक पर्ल मेंशन शाम का वक्त था। वहीं आर्या और आरवी इस वक्त बाहर गार्डन में बैडमिंटन खेल रही थी। तभी मेंशन के अंदर से विक्रम और रोनित एक साथ बाहर निकले। विक्रम ने इस वक्त एक ब्लैक कलर की जीन्स और ब्लैक कलर की हाफ टी शर्ट के ऊपर व्हाइट लेदर जैकेट पहन रखा था। वही व्हाइट कलर के बूट के साथ हाथ में ब्रांडेड वॉच और आंखों पर ब्लैक गॉगल्स लगाए विक्रम एकदम कहर ढा रहा था। वही रोनित ने एक डार्क ब्लू कलर की जीन्स और सेम ब्लू कलर की हाफ टी शर्ट पहन रखी था जिसमें ब्लू शूज और ब्लैक गॉगल्स पहने वो भी काफी ज्यादा हैंडसम नजर आ रहा था। तभी अचानक आर्या और आरवी की नजर उन दोनों पर पड़ी और उन दोनों को देखकर वो दोनों बस एक टक उन्हें ही ऊपर से नीचे तक लस्टी निगाहों से ताड़ने लगी। वहीं आरवी को खुद को ऐसा देखते हुए विक्रम के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और इस था उसके बेहद पास चला गया। वहीं आरवी अभी सेमलेसली उसे ही देख रही थी। वही विक्रम जैसे ही उसके पास आया तुरंत ही आरवी दौड़कर उसके पास आई और अपन पंजे के बल खड़ी होते हुए विक्रम के गालों पर किस करके चहकते हुए बोली, वो माय गैंगस्टर, यू लुक सो मच हैंडसम, कहीं मैं ही आपको नजर ना लगा दूं। वहीं उसकी इस हरकत पर विक्रम के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने आरवी की कमर होल्ड करते हुए खुद के बेहद कर यीब करके बोला, आई एम ऑल योर्स बीवी, जब चाहे तब मुझे इसी तरह देख सकती हो। पर किस तुमने गलत जगह की? गलत जगह? और वो कैसे? और किस करने की सही जगह कौन सी होती है? अरबी में विक्रम की बात पर ना समझ में कहा। आरवी के सवाल का जवाब देते हुए विक्रम ने बस इतना कहा, मैं बताता हूं सही जगह कौन सी होती है। कहते हुए उसने आरवी के होंठों को अपने होंठों में कैद कर लिया और उसे शिद्दत से किस करने लगा। वहीं उसकी इस हरकत से गार्डन में मौजूद रोनित और गार्ड्स ने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। लेकिन आर्या अभी भी सेमल एसली उन्हें दोनों को देख रही थी और फिर उसने जरूर से विसल बजा दिया, किस करने की सही जगह कुलर कुर्ती में लगा ला। गलत जगह? और वो कैसे? और किस करने की सही जगह कौन सी होती है? अरबी में विक्रम की बात पर ना समझ में कहा। आरवी के सवाल का जवाब देते हुए विक्रम ने उसके होंठों की ओर देखते हुए कहा, मैं बताता हूं सही जगह कौन सी होती है। कहते हुए उसने बिना मौका दिए आरवी के होंठों को अपने होंठों में कैद कर लिया और उसे शिद्दत से किस करने लगा। वहीं उसकी इस हरकत से गार्डन में मौजूद रोनित और गाइस ने शर्माते हुए अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। लेकिन आर्या अभी भी सेमलेसली उन्हें दोनों को देख रही थी और फिर उसने जरूर से विसल बजा दिया। वही आरवी की पकड़ विक्रम के कंधे पर कस गई, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही सही वो भी विक्रम का साथ दे रही थी। फिर कुछ ही देर में वो दोनों अलग हुए तो आरवी गहरी गहरी सांस भरते हुए मासूमियत से बोली, ओह तो ये होती है सही जगह। ये सुनकर विक्रम हल्का मुस्कुराया और उसके चेहरे पर आए बालों को उसके कान के पीछे टक करते हुए बोला, अब से जब भी तुम्हें किस करना हो तो तुम बिल्कुल ऐसे ही करोगी जैसे मैंने अभी किया। इस आरवी ने अच्छे बच्चों की तरह हाँ मैं सर भी हिला दिया, जैसे न जाने विक्रम ने न जाने कितनी ही बड़ी सिक दे दी हो उसे। विक्रम की बात खत्म होने पर आरवी उससे सवाल पूछते हुए कहा, वैसे गैंगस्टर आप इतना रेडी होकर क्या कहीं जा रहे हैं? इसके जवाब में विक्रम ने उसे बताया कि वो एक जरूरी काम से बाहर जा रहा है जहां से उस पर टाइम लग जाएगा, शायद देर रात, जिस वजह से वो अपना ख्याल रखे और आर्या के साथ ही रहे जब तक कि विक्रम वापस नहीं आ जाता। विक्रम की बात सुनकर आरवी का अब तक खिला हुआ चेहरा अचानक से मुरझा गया और उसने उदासी से अपना सर विक्रम के सीने पर रखकर धीमे से बोली, गैंगस्टर प्लीज आप जल्दी आ जाना, मुझे आपके बिना अच्छा नहीं लगता। ऊपर से अब तो रात भी हो रही और आपको पता है ना मुझे रात में कितना डर लगता है, इसलिए कह रही हूं आप जल्दी आ जाना। ये कहकर आरवी चुप हो गई। वहीं विक्रम ने जब ये सुना तो उसने प्यार से उसके सिर को चूमते हुए उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर बोला, डोंट वरी फुग्गू, मैं जल्दी आ जाऊंगा और तुम्हें डरने की भी बिल्कुल जरूरत पूरी, क्योंकि तुम्हारी दोस्त हैं, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए वो है, तुम फिक्र मत करो। वो मैदान काफी बड़ा था। वहीं उसके बीचों बीच एक बड़ा सा टेंट लगा था और आसपास देसी स्टाइल में खटियां डली हुई थी और रोशनी के लिए ट्यूबलाइट्स और लैंप्स लगे हुए थे। वहां पर काफी मात्रा में लोग मौजूद थे जो कि बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिक्स से रिलेटेड लोग थी जिनके हाथों में ड्रिंक्स के ग्लास थे और उनके बीच एक डांसर मौजूद थी जो कि डांस कर रही थी। ये देख रोनित ने मुंह बनाते हुए विक्रम से कहा, बॉस ये मंत्री कितना ही बड़ा कंजूस है ना, मतलब इतनी दौलत शोहरत होने के बावजूद उसने यहाँ इतनी बेकार जगह पार्टी दी है, जबकि अगर वो चाहत तो किसी भी लक्सरी होटल में पार्टी दे सकता था।
ये कहते हुए उसने बुरा सा मुंह सिकुड़ लिया। तभी रोनित की बात सुनकर विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम नहीं समझोगे ऐसी पार्टीज को। तुमने कभी देसी स्टाइल की पार्टी नहीं देखी है ना, इसलिए। दिस इज द चार्म ऑफ इंडिया। कहते हुए विक्रम उसी ओर बढ़ने लगा। तभी रोनित भी जल्दी जल्दी उसके पीछे जाते हुए बोला, वैसे बॉस, जहां तक मुझे पता है आप तो बचपन से ही इंडिया से बाहर रहे हैं, और जब तक आप यहाँ थे तब तो आपकी उम्र भी काफी छोटी थी, फिर आपको यहाँ के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? इसके जवाब में विक्रम ने कहा, मैं सिर्फ इंडिया के बारे में ही नहीं, अदर कंट्रीज के बारे में और उनके कल्चर के बारे में भी जानता हूं। अब मुंह बंद करो और चुपचाप चलो मेरे साथ। कहते हुए वो तेजी से आगे बढ़ गया। वही रोनित भी उसके साथ चल दिया। उधर पार्टी अपनी जोरों पर थी। तभी पार्टी में मौजूद मंत्री जी की नजर जब विक्रम पर पड़ी तो वह जल्द ई से आगे बढ़कर विक्रम का वेलकम करते हुए मुस्कुराकर बोले, आइए आइए वरदान साहब, आप आए, बाहर आई, हमें तो बस आपका ही इंतजार था। कहते हुए विक्रम को हग करने के लिए आगे बढ़े। तभी विक्रम ने एक कदम पीछे ले लिए और हाथ आगे बढ़ाकर उनसे हाथ मिलाया। ये देख मंत्री जी एक बार फिर मुस्कुरा दिए। फिर वो उसे लेकर एक खटिया माचा की ओर बढ़ गए। विक्रम जाकर खटिया के बीचों बीच ठाठ से बैठ गया। वहीं उसकी एक तरफ मंत्री जी और दूसरी तरफ रोनित बैठे थे। तभी मंत्री जी ने उन्हें ड्रिंक ऑफर करते हुए कहा, ये लीजिए जनाब, और अब असली पार्टी का मजा लीजिए। कहते हुए उन्होंने डांस करने वाले की तरफ इशारा कर दिया। वही विक्रम नहीं, हाथ में ड्रिंक का गिलास लेते हुए सामने की ओर देखा, जहां पर एक आदमी और औरत डांस कर रहे थे और साइड के डीजे में गाना बजना शुरू हुआ। ओठ के लाली बह जात हो, मेकअप कुली बह जाता हो। ओठ के लाली बह जात हो, मेकअप कुली बह जाता हो, तरतर चूता खाना खोजे बेना कबले गर्मी से जरत रही। अरे जरा रहा ई की कूलर कुर्ती में लगा ला, की कूलर कुर्ती में लगा ला, की कूलिंग करत रही, कूलर कुर्ती में लगा ला, की कूलिंग करत रही। आसपास जो लोग गोलाई में बैठे हुए थे, उन लोगों ने जैसे ही गाना सुना, उन लोगों की उत्सुकता बढ़ गई। डांस करने वाले को दोनों लोग काफी एनर्जी के साथ डांस कर रहे थे। वही वह लड़की बारी बारी सबके पास जाकर डांस कर रही थी और बाकी लोग भी उसके साथ फुल डांस में उसके सपोर्ट कर रहे थे। उखी भीखी भइल बा मनवा, बाहेना कौनो हवा जरेला, ऐसे देहिया जैसे जरे चूल्ही पे थवा, आई हो चल चल रानी तू बगियाचा, चला हवा ताजा ताजा मिली, पूर्वी बैरिया जहुर जहुर बही, पिपरा के पतवा हिलकी, चुन चुनी बड़ी छो। जजलिया के अंदर कितना पाउडर डर रही है, ओह डर रही है। कि कुर्ती में लगा ला, कूलर कुर्ती में लगा ला, कि कॉलिंग करत रही, कूलर कुर्ती में लगा ला, कि कॉलिंग करत रही। तभी डांस करते हुए वो लड़की विक्रम के पास आई, लेकिन जैसे ही वो विक्रम का हाथ पकड़ने को हुई, विक्रम ने रोनित का हाथ आगे कर दिया। तो वो लड़की खुशी खुशी रोनित को अपने साथ सबके बीच में ले जाकर उसके साथ डांस करने लगी। गर्ल एक टी जुल्मी हीट बावे, ऊपर से जराता लाइट बढ़नी, मार मुवाना दर्जिया सियाले बा कुर्ती टाइट, बॉय ए हो, आओ आओ धनिया हम दही के माथा तोहरा के पाए दिही हो, जाए एबू कूल आओ न्यारा हवा गमछा से हिलाई दिही। गर्ल कबल ई देह जरे जले मरकरी है, कपारा के ऊपर बारात रही, अरे बारात रही, कूलर कुर्ती में लगा ला, की कॉलर कुर्ती में लगा ला, की कॉलिंग करत रही, कॉलर कुर्ती में लगा ला, की कॉलिंग करत रही। डॉट किसिंग क्लासेस। रात एक क्रोएशियाई कुना बज रहे थे जब विक्रम और रोनित पार्टी से वापस आए। रोनित ने ज्यादा ही चढ़ा रखी थी, वह लगभग लड़खड़ाते कदमों से आ रहा था। वही ड्राइविंग विक्रम ने की थी, क्योंकि विक्रम ने ड्रिंक नहीं किया था। वही मेंशन के अंदर अब तक अंधेरा हो चुका था, यानी आरवी और आर्या दोनों सो चुके थे। वही विक्रम ने पहले रोनित को उसके कमरे में पहुंचा, फिर वो अपने कमरे की ओर बढ़ गया। अपने कमरे में पहुंचकर उसने कमरे की लाइट्स ऑन की, तभी बिस्तर की ओर देखते ही उसकी आंखें छोटी है हो गई, क्योंकि बिस्तर पूरा खाली था। फिर उसने एक नज़र वॉशरूम की ओर देखा। वॉशरूम का दरवाज़ा लॉक था। यही हाल बालकनी का भी था, यानी आरवी पूरे कमरे में नहीं थी। ये देख विक्रम तुरंत कमरे के बाहर चल आ गया। थोड़ी देर में एक कमरे का दरवाज़ा खुला और विक्रम अपनी भारी कदमों से कमरे के अंदर आया। कमरे के अंदर इस वक्त टीवी चालू थी और टीवी में टॉम एंड जेरी कार्टून चल रहा था। वही कमरा के बिस्तर पर दो लोग एक दूसरे के ऊपर पैर पसारे फैलकर सो रहे थे। वही कमरे की हालत किसी डस्टबिन जैसी थी। चारों तरफ चिप्स, चॉकलेट और वेफर की पैकेट बिखरे पड़े थे। वहीं बिस्तर पर भी पॉपकॉर्न और चिप्स गिरा हुआ था। ये सारा नज़ारा देख विक्रम की आंखें छोटी हो गई, क्योंकि बिस्तर पर आर्या और आरवी दोनों चैन से घोड़े बेचकर सो रहे थे। वही आर्या का हाथ अभी आरवी की खुली कमर पर था, जो शायद नींद में चला गया होगा। वहीं आरव ई ने आर्या का दूसरा हाथ अपने चेहरे के नीचे लगाया हुआ था और उसे पकड़कर सो रहे थी।
वही विक्रम ने जब ये देखा तो उसकी जलन की सीमा नहीं रही। उसने एक झटके से आर्या के हाथ को आरवी से दूर किया और बिना एक पल गवाए उसने तुरंत आरवी को अपनी गोद में उठा लिया और वहां से सीधे अपने कमरे की ओर बढ़ गया। कमरे में आकर उसने आरवी को बिस्तर पर लेटिया और खुद जैसे ही वॉशरूम जाने के लिए मुड़ा वै से ही आरवी ने उसका हाथ पकड़ लिया और नींद भरी आवाज में बोली, गैंगस्टर क्या आप हो? आप पार्टी से आ गए? हालांकि ये बोलते हुए आरवी की आंखें बंद थी। वहीं विक्रम ने जब उसकी बात सुनी तब वो गौर से उसका चेहरा देखने लगा। आरवी ने अभी भी उसका हाथ पकड़ रखा था। तभी विक्रम की नजर आरवी के होठों पर गई, जहां हल्का हल्का चॉकलेट लगा हुआ था, जब तक सूख गया था। ये देखकर विक्रम तिरछा मुस्कुराया और झुकते हुए धीरे से बोला, ये मैं ही हूं तुम्हारा गैंगस्टर। इस बार आरवी ने नींद में ही पाउट करके कहा, पर मैं कैसे यकीन करूं कि ये आप ही हो? इस बार विक्रम ने एक आईब्रो रेस करते हुए कहा, आंखें खोलकर फजी, जब तक नींद से जगोगी तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे सामने कौन है। विक्रम की बात पर आरवी ने मुंह बनाते हुए कहा, पर मैं तो सो रही हूं ना, मैं आंखें कैसे खोल सकती हूं? अभी आपको ऐसे ही बताना पड़ेगा कि आप मेरे गैंगस्टर हो या नहीं। उसकी बात सुनकर विक्रम ने एक नजर उसे गौर से देखा, फिर अगले ही पल उसने कहा, ऑल राइट, वैसे भी ईम थर्स्टी नीड समथिंग तो क्वेंच माई थर्स्ट। कहते हुए उसने आरवी के पाउट बने लिप्स को लीक करते हुए उन्हें सक करने लगा। उसकी इस हरकत से नींद में रही आरवी की आंखें अचानक से खुल गई, और न सिर्फ खुली बल्कि हैरानी से लग गई। कोई उसकी नज़र सीधा विक्रम पड़ी, जो कि आंखें बंद किया बड़ी ही शिद्दत से उसे किस कर रहा था। वही आरवी बिल्कुल शॉक्ड थी। तभी लगभग 5 से 7 मिनट बाद विक्रम उससे अलग होता है। फिलहाल दोनों की सांस बहुत तेज थी। वहीं आरवी बड़ी मुश्किल से खुद की सांसों को कंट्रोल कर रही थी। तभी विक्रम ने उसके माथे से अपना माथा सटाते हुए गहरी आवाज में कहा, अब यकीन हो गया कि मैं तुम्हारा गैंगस्टर ही हूं। इसकी जवाब में आरवी ने जल्दी से हाँ में गर्दन हिला दिया, जो देखकर विक्रम मुस्कुराया। तभी विक्रम की नजर एक बार फिर आरवी की होठों पर चली गई, जहां इस वक्त विक्रम का सलाइवा लगा हुआ था, जो कि साइन कर रहा था। उसे देखकर विक्रम ने उसे अपने अंगूठे से साफ करते हुए गहरी आवाज में आरवी से कहा, तुम मेरी किस में मेरा साथ क्यों नहीं देती? इस पर आरवी ने मुंह फुलाते हुए कहा, मैं भला आपका साथ कैसे दे सकती हूं? मुझे ये सब नहीं आता, आपने कभी सिखाया ही नहीं। ये कहते हुए उसने एक बार फिर पाउंड बना लिया। वहीं उसकी यह बात सुनकर विक्रम के चेहरे पर एक बार फिर टेढ़ी स्माइल आ गई। फिर उसने आरवी के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरते हुए ओके, तो अब से मैं तुम्हें किसिंग क्लासेस दिया करूंगा, जिससे कि तुम ये सारी चीज अच्छे से सीख जाओ और इसमें मेरा साथ दे सको। विक्रम की आवाज सुनकर आरवी के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई और उसने एक्साइटमेंट के साथ कहा, गैंगस्टर क्या आप सच कह रहे हैं? क्या आप सच में मुझे किसिंग क्लासेस देंगे? ये सुनकर विक्रम ने हाँ में गर्दन हिला दी और बोला, चलो हम एक क्लास आज से स्टार्ट करते हैं। अब जैसे जैसे मैं करूंगा तुम भी वैसे वैसे करना, ओके? इस पर आरवी ने झट से सर हिला दिया। वहीं उसकी यह बात सुनकर विक्रम के चेहरे पर एक बार फिर टेढ़ी स्माइल आ गई। फिर उसने आरवी के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरते हुए ओके, तो अब से मैं तुम्हें किसिंग क्लासेस दिया करूंगा, जिससे कि तुम ये सारी चीज अच्छे से सीख जाओ और इसमें मेरा साथ दे सको। विक्रम की आवाज सुनकर आरवी के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई और उसने एक्साइटमेंट के साथ कहा, गैंगस्टर क्या आप सच कह रहे हैं? क्या आप सच में मुझे किसिंग क्लासेस देंगे? ये सुनकर विक्रम ने हाँ में गर्दन हिला दी और बोला, चलो हम एक क्लास आज से ही स्टार्ट करते हैं। अब जैसे जैसे मैं करूंगा तुम भी वैसे वैसे करना, ओके? इस पर आरवी ने झट से सर हिला दिया, नहीं, आप गैंगस्टर नहीं मॉन्स्टर हो। बड़ा मुंबई वापसी। विक्रम की बात सुनकर आरवी के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई और उसने एक्साइटमेंट के साथ कहा, गैंगस्टर क्या आप सच कह रहे हैं? क्या आप सच में मुझे किसिंग क्लासेस देंगे? फिर मैं आपकी तरह किस करना सीख जाऊंगी। ये कहते हुए आरवी बहुत खुश हो गई, मानो विक्रम उसे अपने जैसे दुनिया जीतने की ट्रिक सिखाने वाला है। खैर, वहीं उसकी ये सुनकर विक्रम ने मुस्कुराते हुए हाँ में गर्दन हिला दी और बोला, चलो फिर हम एक क्लास आज से ही स्टार्ट करते हैं। अब जैसे जैसे मैं करूंगा तुम भी वैसे वैसे करना, ओके? इस पर आरवी ने अपनी बड़ी बड़ी पलकों को पटर पटर झपकाते हुए झट से हाँ में सर हिला दिया। फिर क्या था, विक्रम ने आरवी के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए धीरे से उसके लोअर लिप को अपने होंठों में लेते हुए उसे धीरे धीरे सक करने लगा। उसके ऐसा करने पर आरवी ने भी उसके ऊपर लिप को उसी तरह किस करना शुरू कर दिया। आरवी का रिस्पॉन्स मिलते ही विक्रम और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। फिर उसने अपना एक हाथ आरवी के सिर के पीछे लगाया
और उसे बेड पर पुश कर दिया और उसने ऊपर आ गया। वही आरवी ने उसके कंधे को कस के पकड़ रखा था। दोनों ही एक दूसरे को किस किए जा रहे थे। अचानक से विक्रम ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसे उसके सर के ऊपर बेड पर पीन कर दिया और उसके दोनों होंठों को अपने कैद में ले लिया और तेजी से सक करते हुए किस करने लगा। उसकी इस हरकत से आरबी की सांस अटकने लगी। वो लगातार कसमसाते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विक्रम के भारी भड़कम शरीर के आगे आरवी एक छोटी सी चिड़िया की समान थी जो कि कायदे से हिल भी नहीं पा रही थी। बड़ी मुश्किल से उसने अपना एक हाथ छुड़ाया और विक्रम के चेहरे को खुद से दूर करते हुए जोर जोर से सांस लेने लगी। तभी विक्रम को भी एहसास हो गया कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही वक्त ले लिया। फिर वो धीरे धीरे आरवी के चेहरे को सहलाते हुए धीरे से बोला, हे बेबी, ईम सॉरी। तभी आरवी ने उसके हाथ को झटकते हुए मुंह फुलाकर कहा, मुझसे दूर हटो गैंगस्टर। नहीं नहीं, आप गैंगस्टर नहीं, मॉन्स्टर हो, पूरे मॉन्स्टर और चीटर भी। आपने मुझे किस करने का चांस ही नहीं दिया। अब मैं आपसे बात भी नहीं करूंगी और ना ही आपसे कोई किसिंग क्लास लूंगी। हु कहते हुए आरवी ने उसे मुंह फेर लिया। वही उसकी ये बात सुनकर विक्रम के चेहरे पर हंसी आ गई। वह प्यार से आरवी के पहले हुए चेहरे को देख रहा था और भी इस वक्त बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। उसके पिंक लिप्स हल्के स्वेल हो चुके थे और ऊपर से उसने पाउट बना रखा था जिससे उसके फूले फूले गाल और भी ज्यादा पफी नजर आ रहे थे। तभी विक्रम ने एक झटके से आरव ई को पकड़कर बेड पर टर्न लिया। अब विक्रम नीचे सीधे बेड पर लेटा था और आरवी उसके ऊपर। हालांकि उसका मुंह अभी भी फूला हुआ था और उसने विक्रम से नजरें फेर रख ई थी। तभी विक्रम ने उसके चेहरे को सहलाते हुए नॉर्मल टोन में कहा, अच्छा ठीक है, तुम मुझसे नाराज मत हो। तुम्हें जो करना है तुम खुद से कर लो। अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा और ना ही तुम्हें डिस्टर्ब करूंगा, ओके। विक्रम की ये बात सुनकर आरवी ने उसे तिरछी नजरों से देखते हुए कहा, क्या आप सच कह रहे? मुझे जो करना है मैं वो कर सकती हूँ। इस पर विक्रम ने हल्की स्माइल के साथ कहा, दो व्हाटएवर यू वांट टू दो। इस पर आरवी ने खुश होते हुए कहा, क्या मैं आपको दांत काट लूं? आरवी के इस सवाल पर विक्रम उसे अजीब नजरों से देखने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस सवाल का क्या जवाब दे। उसकी बीवी उसे इतने प्यार से दांत काटने का पूछ रही थी। ये कितनी ही अजीब बात थी, लेकिन साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा क्यूट भी। फिर अगले ही पल विक्रम में मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। उसकी इजाजत मिलते ही और भी खुशी से चहकते हुए विक्रम के ऊपर चढ़कर बैठ गई और जल्दी जल्दी उसके शर्ट की बटन्स खोलने लगी। वही विक्रम ने अपने दोनों हाथ अपने सिर के पीछे करते हुए चुपचाप बस मुस्कुराते हुए आरवी जो कर रही थी उसे करते देख रहा था। बड़ी मुश्किल से आरवी ने उसकी शर्ट के बटन खोल दिए और विक्रम की ब्रॉड चेस्ट को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गया, जैसे एक शिकारी को उसका शिकार मिल गया हो। और एक आखिरी बार उसने विक्रम की ओर देखते हुए बेबी वॉइस में वार्निंग देते हुए कहा, सोच लो मिस्टर गैंगस्टर कम मॉन्स्टर, फिर बाद में रोना मत, क्योंकि आड़ू के टीथ बहुत ज्यादा शार्प है, आपको पेन भी हो सकता है। बेचारी नादान आरवी, उसे क्या पता कि विक्रम ने न जाने कितनी गोलियां अपने शरीर पर खाई हैं, न जाने कितने चोट आज तक उसे लग चुके हैं जिसकी कोई गिनती ही नहीं। उसे पता ही नहीं कि गैंगस्टर का असली मतलब क्या होता है। इस वजह से वो इतने स्टूपिड से क्वेश्चन कर रही थी। वही विक्रम को उसके हर एक लफ्ज पर, हर एक बातों पर सिर्फ प्यार आ रहा था। उसने प्यार से कहा, कोई बात नहीं, होता है तो होने दो, तुम वो करो जो तुम्हें करना है, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। ये सुनकर आरवी का चेहरा खिल गया और फिर उसने बिना वक्त गवाई अपने रैबिट जैसे प्यारे प्यारे दांत बड़े ही जोश में विक्रम के सीने में धंसा दिए और पूरी ताकत से उसे बाइट करने की कोशिश करने लगी। और अफसोस, इससे विक्रम को तनिक भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसे वो बाइट की बजाय किस लग रही थी, जी से वो आंख बंद करके फील कर रहा था। वही आरवी उसके पूरे सीने पर अपने दांत धंसा रही थी। हालांकि उसे बड़ा ही मजा आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो विक्रम को ढा दे रही है, उसे परेशान कर रही है। पर विक्रम के साथ तो उल्टा ही हो रहा था।